नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रारूप उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता नियम 2020 को अधिसूचित किया है। संसद ने इस संहिता को सितंबर महीने में पारित किया था। इसने कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 आदि जैसे श्रमिक के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाले 13 श्रम कानूनों को समाहित किया था। इस संहिता के प्रारूप नियमों के तहत पोत घाट श्रमिकों, भवन या अन्य निर्माण श्रमिकों और खान श्रमिकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों और अनुबंध श्रम सहित विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित प्रावधानों के लिए भी उपबंध किए गए हैं। आइए अब इस संहिता की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। इस संहिता के तहत किसी भी कामगार को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे नियुक्ति पत्र जारी न कर दिया जाए। इसके अलावा एक कामगार के लिए दैनिक विस्तीर्ण समय को 10.5 घंटे की वर्तमान सीमा से 12 घंटे तक निश्चित किया गया है। साप्ताहिक कार्य के घंटे 48 घंटे तक निश्चित किए गए हैं। आपको बता दें कि दैनिक विस्तीर्ण समय दोपहर के भोजन और अन्य विश्राम अवधि सहित कार्य के घंटों को संदर्भित करता है। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए यात्रा के लिए वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता दिया जाएगा। किसी प्रतिष्ठान के लिए एकल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, लाइसेंस और वार्षिक एकीकृत रिटर्न सुनिश्चित किया जाएगा। 500 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए अनिवार्य सुरक्षा समितियों का उपबंध किया गया है। संहिता में महिलाओं की सहमति से प्रातः 6 बजे से पूर्व और शाम को 7 बजे के बाद सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में महिला रोजगार की सुरक्षा से संबंधित नियम लागू किए जाएंगे। अगली खबर नौवहन से संबंधित है। हाल ही में भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के भाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के WWRNS के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त की है। अन्य 3 देश जिनकी नेविगेशन प्रणाली को IMO द्वारा मान्यता प्राप्त है वे हैं अमेरिका का GPS, रूस का ग्लोनास और चीन का बेइदोउ। आपको बता दें कि IMO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो नौ परिवहन की संरक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, जबकि WWRNS IMO की एक प्रक्रिया है जिसके तहत नेविगेशन प्रणाली प्रदाता मान्यता के लिए अपनी प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। आइए अब जानते हैं WWRNS से क्या लाभ होंगे। इससे व्यापारी पोत निर्धारित क्षेत्र के भीतर महासागरों में पोतों के नेविगेशन में सहायता प्राप्त करने के लिए स्थिति की जानकारी ग्रहण करने के लिए IRNSS का उपयोग कर सकते हैं। इससे किसी भी एक GPS प्रणाली पर निर्भरता कम होगी। भारतीय क्षेत्रीय और नौवहन उपग्रह प्रणाली भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर तक के विस्तार में क्षेत्र में भूस्थानिक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ये 7 उपग्रहों का एक समूह है जिसमें 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में और 4 उपग्रह भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इसे इसरो द्वारा विदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए विकसित किया गया था। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पैनल के बड़े कॉरपोरेट घरानों को बैंक लाइसेंस प्रदान करने की अनुशंसा की है। दरअसल RBI ने भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए PK मोहंती की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्य समूह यानी IWG का गठन किया था। आइए अब जानते हैं कि IWG ने क्या अनुशंसाएं की हैं। IWG के मुताबिक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में आवश्यक संशोधन करने के बाद ही बड़े कॉरपोरेट या औद्योगिक घरानों को बैंकों के प्रवर्तकों के रूप में अनुमति दी जा सकती है। इसका उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय समूह संस्थाओं के बीच संबंधित ऋण और जोखिम को कम करना है। एक कॉरपोरेट घराने द्वारा संचालित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC सहित 50,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक परिसंपत्ति धारक बेहतर तरीके से संचालित NBFCs को बैंकों में परिवर्तित करने पर विचार किया जा सकता है। लघु वित्त बैंकों में रूपांतरित होने के अभिलाषी भुगतान बैंकों के लिए भुगतान बैंक के रूप में 3 वर्ष के अनुभव के ट्रैक रिकॉर्ड को पर्याप्त माना जा सकता है। ये नए बैंक अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने, ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लक्ष्यों तक पहुंचने और बैंकिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी नवाचारों की शुरुआत करने को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान में रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। रुपे कार्ड का द्वितीय चरण भूटान के कार्ड धारकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेगा। दरअसल भूटान में परियोजना का प्रथम चरण अगस्त 2019 में प्रारंभ किया गया था। रुपे कार्ड के प्रथम चरण के कार्यान्वयन ने संपूर्ण भूटान में एटीएम्स और पॉइंट ऑफ सेल तक भारतीय आगंतुकों की पहुंच को सुगम बनाया है। आइए अब जानते हैं रुपे कार्ड के बारे में। रुपे कार्ड को वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था। रुपे एक स्वदेशी डेबिट, क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय प्रीपेड और संपर्क रहित कार्ड है, जिसमें एटीएम्स, पीओएस उपकरण और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर संव्यवहार की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में रुपे कार्ड 1100 से अधिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक शामिल हैं। भारत ने भूटान के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सिंगापुर और सऊदी अरब में भी रुपे कार्ड जारी किए हैं। ये भारत को नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर प्रेरित करने के लिए आवश्यक बैंकिंग अवसंरचना के निर्माण से संबद्ध एक पहल है। आइए अब आपको बताते हैं भारत और भूटान के संबंधों के संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी। हाल ही में भारत और भूटान ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के कई संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि इसरो आगामी वर्ष में भूटान के उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच सहयोग के अन्य कई क्षेत्र भी हैं, जैसे जल विद्युत, जिसमें भारत को वहनीय और स्वच्छ विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना भूटान के लिए निर्यात राजस्व भी उत्पन्न करता है। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी है, जिसमें भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत से प्रमुख निर्यात में खनिज उत्पाद, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, वाहन, सब्जी उत्पाद आदि शामिल हैं। वहीं सीमा प्रबंधन और सुरक्षा संबंधी मामलों पर सचिव स्तर के तंत्र का गठन भी किया गया है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। सरकार द्वारा 20% एथेनॉल मिश्रण के आगामी लक्ष्य पर विचार किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण और 5% बायोडीजल मिश्रण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू की थी, लेकिन अब सरकार 20% मिश्रण के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले प्राप्त करने की योजना तैयार कर रही है। वर्तमान एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2019-20 में केवल 4.8% एथेनॉल मिश्रण स्तर प्राप्त किया गया है, लेकिन आगामी एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2020-21 में 8.5% मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की संभावना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई प्रस्ताव किए गए हैं, जैसे ऋण के माध्यम से अतिरिक्त 468 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन की क्षमता विकसित करना, चीनी मिलों, डिस्टिलरी और उद्यमियों को नई डिस्टिलरी स्थापित करने और मौजूदा डिस्टिलेशन क्षमता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना, चीनी मिलों या डिस्टिलरियों द्वारा अपनी परियोजनाओं की स्थापना के लिए बैंक से ऋण लेने के मामले में अधिकतम 6% की ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करना। एथेनॉल किण्वन प्रक्रिया का उपयोग करके मक्का और गन्ने से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि सरकार की भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम से अधिशेष चावल और मकई का अतिरेक उत्पादन करने वाले राज्यों से मकई का उपयोग करने की भी योजना है। एथेनॉल मिश्रण के कई लाभ हैं, जैसे ये दहन क्षमता में सुधार करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। अधिशेष गन्ने की एथेनॉल उत्पादन के रूप में खपत होने से मिल मालिकों को लाभ होगा, ईंधन के आयात में कमी होगी, किसानों की आय में वृद्धि और डिस्टिलरियों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत पहल। पेट्रोनेट LNG ने सतत पहल के तहत संपीड़ित बायोगैस यानी CBG संयंत्रों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत में स्वच्छ ऊर्जा की पहल को व्यापक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। सतत एक पहल है जिसका उद्देश्य CBG उत्पादन संयंत्र स्थापित करना और इसे संभावित उद्यमियों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रित करके ऑटोमेटिव ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध कराना है। ये वित्त वर्ष 2023-24 तक 5000 CBG संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना करती है। इस पहल को वर्ष 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा आरंभ किया गया था।
उन्नत भारत अभियान UBA। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की है। ये अभियान ग्रामीण समुदायों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को गांव से जोड़ता है। इसका उद्देश्य उभरते व्यवसायों के लिए ज्ञान और प्रथाओं को प्रदान करके समाज एवं एक समावेशी शैक्षिक प्रणाली के बीच एक कल्याणकारी चक्र का निर्माण करना है। IIT दिल्ली उन्नत भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान है। प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध पर वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप। हाल ही में इस समूह को खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गठित किया गया था। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर अंतर एजेंसी समन्वय समूह की एक अनुशंसा पर गठित किया गया था। वर्ष 2017 में AMR पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा IACG को आहूत किया गया था। ये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर AMR को संबोधित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता में वृद्धि करेगा। ये सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोगाणुरोधी दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नीतियों एवं कानून हेतु कार्य करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरोग्य सेतु का बैकएंड कोड जारी किया। इस कदम से पारदर्शिता में वृद्धि और निजता संबंधी चिंताओं का निवारण होने की अपेक्षा की गई है। साथ ही इससे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन की कार्यप्रणाली को समझने में भी सहायता प्राप्त होगी। इसे एक सरकारी मंच पर जारी किया गया है। इसे ओपन फोर्ज कहा जाता है, जिसे ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन सोर्स कोड के साझाकरण और दोबारा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य कोविड-19 से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर ऐप प्रयोक्ता को सचेत करके कोविड-19 संक्रमण के संभावित जोखिम की सूचना प्रदान करना है। महानदी बेसिन में भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान। ये महानदी बेसिन के हाइड्रोकार्बन भंडार के अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यों के केंद्र के रूप में स्थापना और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होगा। भूकंपीय सर्वेक्षण पृथ्वी की सतह के नीचे भूगर्भीय संरचनाओं के स्थान और विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करने की एक निम्न प्रभाव से युक्त और गैर आक्रामक पद्धति है। इस जानकारी का उपयोग उन संरचनाओं की पहचान करने के लिए किया जाएगा जहाँ गैस संचित हो सकती है। इसके अलावा सरकार भारतीय अवसादी घाटियों के मूल्यांकन विहीन क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम को लागू कर रही है। डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक DSR टेक्निक। हाल ही में पंजाब में धान की कृषि के तहत 20% से अधिक क्षेत्र में श्रम की कमी की वजह से DSR तकनीक का प्रयोग किया गया था। DSR से मतलब है नर्सरी से नवांकुरों की रोपाई की बजाय खेत में ही बोए गए बीजों से चावल की फसल उपजाने की प्रक्रिया। ये फसल बोने की एक निम्न श्रम गहन विधि है। इसके कई लाभ हैं, जैसे DSR प्रणाली जल की खपत को 30% और श्रम की आवश्यकता को 60% तक कम करने में सहायता करती है, विशेषकर जब वर्ष 1984 और 2016 के बीच राज्य की भूजल तालिका में लगभग 85% की गिरावट आई थी। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में प्राचीन हिंदू मंदिर की खोज की गई। हाल ही में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के स्वात जिले में भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर की खोज की गई है। इसे 1300 वर्ष पहले हिंदू शाही शासन काल के दौरान बनवाया गया था। हिंदू शाही या काबुल शाही एक हिंदू राजवंश था जो 850 से 1026 ईस्वी तक काबुल घाटी, गांधार और वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन करता था। शब्द हिंदू शाही इस राजवंश की एक शाही उपाधि थी, न कि इसका वास्तविक वंशानुगत या निर्जातीय नाम। ये वंश कुषाण साम्राज्य, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान में रहता था, या तुर्क के पूर्वजों से उत्पन्न हुआ था। समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पेट। हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच 30वां कॉर्पेट नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।